बच्चों आप लोग क्लास 12th में आए हो और बहुत सारे सवाल लेके आए हो। बच्चे पूछते हैं सर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी, कौन सी किताब पढ़ी, जल्दी बता दो। हम किताब शॉर्ट होती है, बच्चे पूछते हैं कैसे पढ़ना है इसे, क्योंकि तो बहुत बड़ी है, बहुत मोटी है, बहुत सारी, कैसे करना है। फिर उसके बच्चे पूछते हैं सर आंसर कैसे लिखना है। सर 11th क्लास में ना मैंने बहुत मस्ती मारी है, अब आंसर लिखना है, कैसे लिखना है आंसर सर ये बताओ। क्या मेरे 95% बन सकते सर, कोई स्ट्रेटेजी है तो बता दो सर। तो ये बहुत सारे सवाल बच्चे पूछते हैं, इन सारे सवालों का जवाब हम इस क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, चलो पहला जो हमारा सवाल है, पहले जो हमारी परेशानी है, वो परेशानी क्या है, वो परेशानी है बुक की। सर कौन सी किताब पढ़नी है। देखो बहुत सारी किताब हैं। पहले तो ये है कि एनसीईआरटी है आपके पास संदीप गर्ग है, टीआर जैन है, ओरी है, ये बहुत सारी किताब है आपके पास। पर जो आपकी मेन किताब है जो सरकार ने देके रखी है, जिस किताब से सवाल बनने वाले हैं, पेपर में सब क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जिस बुक से आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दोगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी है उससे आप प्रिपेयर करो। आपकी जो एनसीईआरटी है उसे आप बिल्कुल मत छोड़ो। एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक में क्या डिफरेंस है वो देख लो आप एक बार। एनसीईआरटी है ये और जो रेफरेंस बुक है वो है ये। ठीक है, सारे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एनसीईआरटी से आएंगे, ये वाली बात श्योर है। जो आपकी लिमिट है, जो कितना आपको पढ़ना है, ये इंश्योर कहां से होने वाला है, एनसीईआरटी से होने वाला है। बच्चे होता क्या है कि बच्चे शुरुआत करते हैं यहां से, बच्चे शुरुआत करते हैं रेफरेंस बुक से, संदीप गर्ग शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे कहां पे आते हैं, एनसीईआरटी में आते हैं। बच्चे पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं कि वो संदीप गर्ग के सारे क्वेश्चन लगा नहीं पा रहे हैं, तो फिर वो फुल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी परेशानी बच्चों को आती है। संदीप गर्ग में मतलब जो रेफरेंस बुक है उसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी दिए हुए हैं, वो कॉन्सेप्ट बुक एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, तो एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हो। तो ये सारी परेशानियों से बचना है आपको। तो एक सिंपल सी बात समझो, आप पहली जो रीडिंग करो और जो टॉपिक है उसे आप एक बार एनसीईआरटी से देख लो, उसके बाद फिर जो रेफरेंस बुक है उससे पढ़ो। या फिर अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि भाई मैं टफ चीज पहले क्यों पढ़ूं क्योंकि मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है एनसीईआरटी की, तो आप चलो ऐसा करो, कोई टॉपिक है उसको आप पहले आप जो रेफरेंस बुक है आपकी उससे पढ़ लो, एक बार रेफरेंस बुक की सारी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद फिर एनसीईआरटी में आ जाओ। ये कर सकते हो कम से कम आप, क्योंकि स्कूल में भी आपको थ्योरी पढ़ाई रहे ना, उसके बाद एनसीईआरटी में आ जाओ, क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे वो किताब पढ़नी है। ये किताब आप एट द एंड ऑफ द डे पढ़ के ही जाओगे। हमें यहां पर बच्चे बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ा दो, क्रैश कोर्स जब हमारा आखिरी में होता है तो बच्चे बार बार ये बात बोलते हैं कि सर एनसीईआरटी करा दो। हम उनसे बोलते हैं बेटा एनसीईआरटी ही करा रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो लोग एनसीईआरटी का ही बोल रहे हैं। तो एंड ऑफ द ईयर में आप इस चीज की डिमांड करो, उससे अच्छा ये है कि आप इसी बात को अभी ही समझ जाओ। क्लियर, मेरी बात समझ रहे हो। रेफरेंस बुक इज गुड। हमने अभी इंटरव्यू हुआ है, एक बच्चा हमारा मयंक है, 94% आए हैं। उससे जब हमने पूछा कि भाई क्या स्ट्रेटेजी थी, वो तो हमने ही बताई है, तो स्ट्रेटेजी फिर भी एक उससे पूछा तो ये बोल रहा था सर 90% से ऊपर लाना है, 90% ऊपर लाना मेहनत वाला काम नहीं है, एक स्ट्रेटेजी वाला काम है सर। अगर स्ट्रेटेजी पूछा, हमने पूछा स्ट्रेटेजी क्या है भैया, स्ट्रेटेजी में उसने एक सिंपल वर्ड बोला सर कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी, किस चीज की कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी उसका गेम ये था कि वो पहले एनसीईआरटी पढ़ता था, उसके बाद फिर वो रेफरेंस बुक पढ़ता था, फिर उसके बाद फिर वो एनसीईआरटी पढ़ता था। ये उसका गेम था। अगर आपको ये गेम ठीक लग रहा है तो आप ये गेम चूज करो। अगर आपको ये गेम थोड़ा टफ लग रहा है, आपको एनसीईआरटी इस जहर को पीना पहले आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप पहले रेफरेंस कर लो, बुक कर लो, फिर एनसीईआरटी कर लो, फिर आप रेफरेंस में आ जाओ। ठीक है, ठीक है, ये गेम कर सकते हो आप। इस गेम से क्या हो जाएगा, आपका जो जहर है वो मतलब जो जहर है एनसीईआरटी में, जो परेशानी, जो उसकी लैंग्वेज परेशानी है, वो इजी हो जाएगी आपके लिए। और जब ये हो जाए, एनसीईआरटी हो जाए, तो फिर आप ओपन हो सारे क्वेश्चंस लगाने के लिए। जो रेफरेंस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए आप वो क्वेश्चन लगा सकते हो। हम यहाँ पे डीपीपी अवेलेबल कराते हैं, हम यहाँ पे सारी क्वेश्चन अवेलेबल कराते हैं, वो क्वेश्चन आप लगा सकते हो। ये ओपन एंडेड हो जाओगे, फिर आप खुला खेल सकते हो चीजों में। ठीक है, तो ये एक बुक के रिगार्डिंग बात है, बुक के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी बात क्लियर कर दी है। ठीक है, जो भी स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी रेफरेंस बुक आपके स्कूल में सजेस्ट करी जा रही है, वो रेफरेंस बुक को लो। ठीक है, मैं यहाँ पे संदीप गर्ग नाम ले रहा हूं, आपके स्कूल में टीआर जैन चल रही है, तो फिर वो मेरी बात मत सुनना, आप टीआर जैन से करो। ठीक है, संदीप गर्ग को मैंने एग्जाम्पल लिया है, टीआर जैन अगर आपके स्कूल में चल रही है। देखो, एक होता है सिस्टम के साथ चलना पड़ता है बच्चों। अगर सिस्टम के साथ अगर आप नहीं चलोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सिस्टम के नीचे, सिस्टम के आगे झुकना पड़ेगा। आप लोगों ने बात सुनी होगी। ठीक है, तो पहली बात है आपका बुक, ये वाली बात समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस, बुक की परेशानी सॉल्व हो गई होगी, सिलेबस में आते हैं। सिलेबस परेशानी क्यों है,
सिलेबस में दो किताबें, सिंपल सी दो किताबें, एक मैक्रो है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सिंपल से दो किताबें। इसमें सर क्या परेशानी वाली बात है? इसमें परेशानी वाली बताता हूं मैं क्या है। ये दोनों जो सिलेबस है, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दोनों ही अलग सिलेबस है। मतलब अलग इनका जो वाइब है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी और जो वाइब्रेशन है वो क्या है, अलग अलग है। मैक्रो की वाइब्रेशन अलग है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो वाइब्रेशंस है, जो वाइब है वो क्या है, अलग है। अब वाइब अलग है मतलब इसका मतलब क्या है? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लाइक एलिफेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक एलिफेंट की तरह है, ठीक है, एलिफेंट की तरह है। और ये जो मैक्रो है एक वुल्फी की तरह है। सर ये वुल्फ और इंडियन एलिफेंट का सीन क्या है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो, एलिफेंट से दोस्ती करना आसान है, आप उससे दोस्ती कर सकते हो आसानी से, उसको संभालना मुश्किल है एलिफेंट को, है ना। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की परेशानी ये नहीं है कि वो आपको समझ में नहीं आएगी, वो ईजी है समझना, पर उसको होल्ड कर पाना, उसको मेंटेन कर पाना, उसको संभालना, वो मुश्किल पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। समझ में आ रही है मेरी बात? ये वाली समझ में आ रही है? तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो चैप्टर है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उन सारे चैप्टर्स को आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे और आपको उन सारे चैप्टर्स को एज अ स्टोरी समझनी पड़ेगी। अगर आप ये वाली बात नहीं कर पाओगे तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको परेशान करेगी। समझ में आ रहा है? आप आखिरी में बोलोगे सर डेट्स कैसे याद करें, सर ये कैसे याद करें, सर कंटेंट कैसे याद करें, सर लिखे कैसे। ये सारी परेशानियों का एक ही जवाब है बच्चों, दोस्ती करनी पड़ेगी, आपको स्टोरी समझनी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब आप उसके साथ परेशानी यही है, उसको संभालना मुश्किल है, उससे दोस्ती करना आसान है। ये खास बात है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहीं पर ही चैप्टर एक बार देख ही लेते हैं। अगर आपने बात करी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इसमें देखो 3 यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। 3 यूनिट में चैप्टर किताब खत्म हो रही है। यूनिट 1 में 3 चैप्टर हैं, यूनिट 2 में 4 चैप्टर्स आते हैं और यूनिट 3 में एक ही चैप्टर आता है, ठीक है। तो है टोटल 8 चैप्टर। इसके अंदर यूनिट जो 1 है, यूनिट 1 में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे कितने मार्क्स आता है? 20 मार्क्स होल्ड करता है और ये 8 मार्क्स होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पर चैप्टर 7 मार्क्स, पर चैप्टर 4 मार्क्स और पर चैप्टर 8 मार्क्स कैरी करता है। तो आपको इंपॉर्टेंस मालूम चल गई होगी। यूनिट 1 का जो चैप्टर है वो क्या बताता है बच्चों? यूनिट 1 का जो चैप्टर है वो ये बताता है आपको कि भाई इंडिया की इकोनॉमी 1947 में क्या थी, 1947 में इंडिया की इकोनॉमी क्या थी। फिर बताते हैं कि 1947 से लेके 1991 तक हम लोगों ने क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म करे। 1991 तक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करे उसमें उसकी में कोई ना कोई परेशानी आई होगी, तो फिर हम लोगों ने एलपीजी रिफॉर्म भी कर दिया। तो 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म करे उसमें क्या सीन था, ये सारी बातें किसके अंदर होती है? ये सारी बातें इसके अंदर होती है, यूनिट 1 के अंदर होती है। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया समझना है, तो ये चैप्टर, ये 3 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 2। यूनिट 2 जो है वो 20 मार्क्स होल्ड करती है और सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब आराम से आप इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अगर हम इसमें इंक्लूड करें, रुको 5 से 6 मार्क्स आपके यहाँ पे होंगे। तो ये यूनिट अगेन इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट की खास बात क्या है? इस यूनिट की खास बात यह है कि इस यूनिट में आपको, इस यूनिट में सीबीएसई ने 20 मार्क्स देकर रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट आपको प्रेजेंट जो हालत है देश की उसके बारे में बताता है। प्रेजेंट हालत देश की मतलब कैसी? आपको यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको अर्बनाइजेशन, यहाँ पे आपको ह्यूमन कैपिटल, यहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स जो आजकल, मतलब अगर आपको प्रेजेंट इंडिया के बारे में समझना है तो प्रेजेंट इंडिया के बारे में ये सारे चैप्टर्स आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये है यूनिट 2। अब यूनिट 3 में क्या है? यूनिट 3 आपको बताता है कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो कंपैरिजन है उसके बारे में बताता है। अब इंडिया ने क्या परेशानी करी है कि भाई चाइना इतना आगे हो गया, चाइना ने ऐसा क्या काम करा है कि चाइना हमसे इतना आगे है, ऐसी कौन सी चाइना पॉलिसी यूज कर रहा है इस वजह से चाइना अच्छा है, पाकिस्तान तो हमेशा बर्बाद है। ये सारी बातें हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे। कुल मिला के मेरी बात जो है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारे चैप्टर्स बहुत इजी हैं, पर इन चैप्टर्स में जो परेशानी है वो परेशानी है विथ होल्डिंग। उसको समझना आसान है, उसको संभालना मुश्किल है। समझ में आ रहा है? तो ये एक एलिफेंट की तरह है, इसको संभालना मुश्किल है, तो आप प्लीज नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा। क्लियर? ये है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर यू। क्लियर? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लियर हो गया?
अब आते हैं मैक्रो। मैक्रो की जो वाइब है वो वुल्फ की तरह है। वुल्फ का सीन ये है कि उससे दोस्ती करना मुश्किल है। एक बार अगर दोस्ती हो जाती है वुल्फ से तो उसको आप कैसे भी रख सकते हो, संभाल सकते हो, वो कहीं पर भी रह सकता है, वो जंगल में भी रह लेगा, आप घर में थोड़ी सी जगह ले लेगा, उसको उसको फिर संभालना ईजी है, रखना ईजी है, कोई परेशानी नहीं होगी, वो खुद ही रह लेगा अपने हिसाब से, बस उससे दोस्ती करना मुश्किल है। वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्ती करना पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट से। मैक्रो इकोनॉमिक्स से अगर आपको दोस्ती करनी पड़ेगी ना, करनी है ना, अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रो करना है तो आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट है बच्चे जो आपको न्यूमेरिकल से दोस्ती करवाएंगे, न्यूमेरिकल आपके लिए इजी करेंगे। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल के, छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ता है, बाकी जगह स्कोर कर लेंगे, हम उसे मैनेज कर लेंगे। पर बच्चों सच ये नहीं है। सच ये है कि जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप आंसर लिखने जाओगे, अगर रट के आंसर लिखने जाओगे, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आया है तो उसका आप अच्छे से आंसर भी लिख पाओगे। जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो ये देखेगा कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो हुई है कि नहीं हुई है। वो अंडरस्टैंडिंग हुई है कि नहीं हुई है वो कैसे मालूम चलेगा? वो मालूम चलेगा आपकी आंसर की क्वालिटी देख के। और आंसर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो क्वालिटी, वो साउंड आएगा नहीं। और अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, आप कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है तो आप आंसर भी अच्छा लिख पाओगे। तो सारा का सारा जो खेल है वो इसी चीज का है बच्चों, सारा का सारा खेल कॉन्सेप्ट का ही है और किसी चीज का नहीं है इसके अंदर। एक बार दोस्ती हो गई फिर ये निकलता भी नहीं है दिमाग से। अगर आप 1-2 हफ्ते में 1-2 अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, तो भी आप बस एक बार पन्ने पलट लोगे, हाँ 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 मुझे पता है, कोई परेशानी है कि बच्चे ऐसे सवाल करते हैं। अगर दोस्ती हो जाती है तो, अगर दोस्ती नहीं है तो फिर परेशानी हो जाएगी। फिर आप कितना भी तंत्र मंत्र लगा लो, ये कितना भी रट लो, ये याद नहीं होने वाला बच्चों। इसलिए से दोस्ती करना इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में आपको मालूम चल जाएगा इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की ग्रेविटी। बच्चे टीचर्स क्या करते हैं कि मनी एंड बैंकिंग शुरू करते हैं ताकि चीजें ईजी लगे, पर नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेस है, ठीक है। इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो और कॉन्सेप्ट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। दूसरा है मनी एंड बैंकिंग, थ्योरी है, एक हद तक थ्योरी है। M1 मनी मल्टीप्लायर क्वेश्चंस आते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आराम से आप समझो कितने नंबर होल्ड करता है, 12 मार्क्स होल्ड करता है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग 10 मार्क्स होल्ड करता है, 6 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स आते हैं मैक्रो से। तो ये मार्किंग स्कीम है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्लस इस चैप्टर में फुल ऑफ कॉन्सेप्ट और फुल ऑफ न्यूमेरिकल है, ये वाली बात है इस चैप्टर में। गवर्नमेंट बजट सिंपल चैप्टर है, इजी अंडरस्टैंडिंग, थ्योरी एक हद तक। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो है इस चैप्टर में। बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 नंबर का है और इजी चैप्टर है। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर आपको फॉरेन एक्सचेंज वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये है इस चैप्टर इन यूनिट के बारे में, ठीक है। इस यूनिट के बारे में आपको ये बात याद रखनी है। स्ट्रेटजी इसके रिगार्डिंग ये है कि आप ऐसा मत करिएगा कि सारी किताब एक बार पढ़ लें उसके बाद फिर न्यूमेरिकल लगाना शुरू करें या फिर उसके बाद हम याद करना शुरू करें। आप ऐसा मत करिएगा। आप चैप्टर को पढ़ते जाइए, आप थ्योरी पढ़ते जाइए, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाते जाइए। तो ये आपके न्यूमेरिकल लगाओगे तो ये आपके बिल्ड करेगा धीरे धीरे कॉन्सेप्ट कोई बात नहीं है कि जो आप एक बार में समझ जाओगे। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है। जब वो बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस बुक के रिगार्डिंग, इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, ये गारंटी है मेरी, ठीक है आपको। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज जो है वो रिवीजन और स्ट्रेटजी। रिवीजन का मैंने बताया आपको कि रिवीजन आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। ये कोई एमसीक्यूज का नहीं है कि भाई एक बार अगर मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और मुझे न्यूमेरिकल मेरे से हो रहे हैं तो बार मैं करके आ जाऊंगा, भाई टिकी मारना है ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। ये आराम से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। आपकी स्पीड अगर खराब है तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आने वाली है बच्चों। अगर आपको एक रिविजन में आप ये वाली बात रखो, आपको डेली एक आंसर आपको लिखना है। शुरुआत में एक आंसर लिखना शुरू करोगे तो फिर धीरे धीरे आपकी जो स्पीड बढ़ती जाएगी, आप 3-4 आंसर लिख दोगे। और आपकी जो आप एक बार जब ये स्पीड वाली बात हो जाएगी ना तो आप पेपर भी टाइम पे कर पाओगे। जो प्रेशर रहता है पेपर का कि कौन सा पेन यूज करना है, जल्दी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किस तरीके से मैनेज करना है, पेपर लेंथी है, पेपर छूट गया है, ये सारी परेशानियां बच्चे बहुत फेस करते हैं। बच्चे कई बार क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल ही करने बैठ जाते हैं, आधे घंटे तक न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं, अपना ईगो सारा लगा देंगे कि ये न्यूमेरिकल ये कैसे नहीं हो रहा है मेरे से, ये इस न्यूमेरिकल को मैंने 1000 बार करा है, इस बार पेपर में क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे आधे घंटे वहीं लगा देते हैं। तो वो सारी जो बातें हैं, पेपर को कैसे हैंडल करना
करना है, किस तरीके से चीजें करनी है, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत आ गया, टाइम ज्यादा बचा नहीं है। सितंबर तक आपकी हाफ ईयरली हो जाएगी, फिर आपके आगे प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे दिसंबर तक, फिर नवंबर जब फरवरी तक आपके फाइनल पेपर शुरू हो जाएंगे। तो टाइम बच्चों बहुत कम है, टाइम बहुत जल्दी उड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सारी गलतियां करने का जो गलती है ये हमें अभी ही करना चाहिए, और ये गलती करने के लिए आपको रिवीजन और जो प्रैक्टिस है वो करती रहनी पड़ेगी। आपको जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है लिखने वाली चीजें, वो सीखनी पड़ेगी। अगर आप वो वहां पे अगर आप गुड हो पाओगे, गुड अगर ठीक ठाक आप कर पाओगे तो आप मचा दोगे पेपर में, इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। 11th क्लास में हमने कितनी मस्ती करी है, वो सारी की सारी मस्तियां चले जाएंगी, वो सारी मस्तियां आपको कड़वी नहीं लगेंगी, वो एक हैप्पी मेमोरी की तरह रह जाएंगी अगर आप अभी ये रिवीजन वाली बात को समझ जाओगे। शुरू से ही अगर आप एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अगर आप करोगे तो वो मस्तियां एक पॉजिटिव नोट पे एंड होगी, अदरवाइज वो नेगेटिव नोट पे एंड होंगी और पूरे करियर को नुकसान पहुंचाएंगी। वो आखिरी है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी इज वेरी इजी स्ट्रेटजी। कंसिस्टेंसी इज योर स्ट्रेटजी। कंसिस्टेंट रहना ही स्ट्रेटजी है। मैंने आपको बताया कि बुक कैसे पढ़नी है, मैंने आपको बताया कि बुक कैसे पढ़नी है, आपको एनसीईआरटी से कैसे डील करना है, ये एक स्ट्रेटजी है। हर दिन पढ़ो किताब, एनसीईआरटी इसको डील करो, उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाओ, न्यूमेरिकल करो, आप थ्योरी करो, आप नोट्स बनाओ। अगर आप ये सारे काम कंसिस्टेंटली कर रहे हो, फिर आपने जो भी आपने करा है उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर लो, जो करना है टीवी देखना है टीवी देखो, जो करना है वो करो, पर ये वाला काम करो और कंसिस्टेंटली करो। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़ लिया फिर 2 दिन नहीं पढ़ा, मस्ती मार लिया हमने दोस्तों के साथ, 2 दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, गर्मी की छुट्टी चल रही है हमने पढ़ाई पूरी छोड़ दी है, ऐसा कुछ नहीं करना है बच्चों। आपका ये जो टाइम है, ये जो क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक टर्निंग पॉइंट है बच्चों, टर्निंग पॉइंट है। मैं समझ रहा हूं कि आगे भी परेशानी आएंगी, ये वाली बात मैं समझ रहा हूं, पर आगे आने वाली परेशानियों की जो इंटेंसिटी है वो आप कम कर सकते हो अगर आप यहां पे अच्छा डील कर दो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं बच्चों। अगर आपको अपनी कहानी, अपनी बातें पॉजिटिव नोट पे एंड करनी है तो आप ये सारा काम कर सकते हो बच्चों। सबसे बड़ी परेशानी है कंसिस्टेंसी की। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो हमने आपकी एक हैंड होल्डिंग के लिए, आपके सपोर्ट के लिए हमने एक बैच लॉन्च करा है जिसमें हम आपकी हेल्प करते हैं रिगार्डिंग स्ट्रेटजी कॉन्सेप्ट। हमारे टॉपर्स अभी सेलेक्ट हुए हैं, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके। तो ये इन टॉपर्स ने भी हमारी स्ट्रेटजी यूज करी है और ये कंटिन्यूसली हम लोग ये रिजल्ट दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो अगर आपको भी अगर हमारी हैंड होल्डिंग चाहिए, अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आपको 36 जगह ना जाके एक जगह पे अगर सारी चीजें मिल जाए तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो। हमारे कोर्स कैसे ले सकते हो आप कोर्स? आप अड्डा 247 जाइए, वहां पे वेबसाइट में जाके क्लिक करिए, ऑल कोर्सेज दिखेगा आपको, ऑल कोर्सेज में जाके यूजी पीजी एंट्रेंस में क्लिक करो। अगर आप यूजी पीजी एंट्रेंस में क्लिक करोगे तो सीयूटी कॉमर्स में क्लिक करना, सीयूटी कॉमर्स में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे हमारा आरंभ बैच दिखेगा। ये आरंभ बैच आपकी हेल्प करेगा, आपकी क्लास 12 के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीयूटी की प्रिपरेशन में भी आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको क्लास 12 प्रिपेयर करनी है तो कॉमर्स का ऑल इन वन, यहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी बच्चों, ठीक है। अगर आपको ये भी चीज महंगी लग रही है तो आप EN30 कोड यूज कर सकते हो बच्चों। EN30 कोड जो सबसे फेमस चीज है बच्चों। EN30 कोड, अगर आपको ये जो फीस है अगर आपको महंगी लग रही है तो आप EN30 कोड यूज कर सकते हो। इससे क्या हो जाएगा, आपकी फीस जो है वो आराम से आधी हो जाएगी। जैसे अगर मैं आपको एक बार अगर मैं अप्लाई करके दिखाऊं, देखिए आपकी फीस 4000 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, जब आप EN30 कोड यूज करोगे तो। इस तरीके से आपकी जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, कंसिस्टेंसी, वो वाली बात आप अचीव कर पाओगे। और हम साल भर प्रैक्टिस अब करेंगे ना तो आपके 95% से आपको कोई नहीं रोक सकता बच्चों, ठीक है। चलिए इस बात पे हम बात खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।